अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस मौका पर साझा संवाद की टीम ने इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ के उन्वान से एक वेबिनार मुनक्किद किया, जिसे ज्योति पांडे, जो एक साइकोलॉजिकल काउंसलर, थेरापिस्ट, लाइफ स्किल ट्रेनर और पर्पल ह्यूज़ जमशेदपुर की सीईओ भी हैं। आइए जानते हैं हमारी जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुशियाँ लौटा देगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मानसिक स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अभी कोविड-19 के समय विश्व में तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण बेरोजगारी है। आप लोग न्यूज़पेपर रीड करते रहे होंगे। इस पे बहुत से डॉक्टर की सलाह, साइंटिस्ट की सलाह लगातार आ रही थी। कुछ घटनाएं भी हुई। आजकल युवा वर्ग में मानसिक रोग के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। WHO के अनुमान की बात की जाए तो दुनिया भर में जितने भी लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें से 15% बीमारियां मानसिक रोग। आप समझ सकते हैं यह कितनी बड़ी फिगर है। बहुत चिंता की बात है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बीबीसी में कह रहे थे, एवरी 14 सेकंड समवन डाइज फ्रॉम सुसाइड। आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत की इंस्टीट्यूट है निमहेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस, जो बेंगलुरु में है। सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें पता चला भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें 13.7% किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त, जिसमें 10.6% की इमीडिएट इंटरवेंशन की आवश्यकता है। इनकी मेंटल इलनेस वो गंभीर प्रकार की है, इन्हें जल्द स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना चाहिए। जहाँ तक बात है देश के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी की, तो हमारे यहाँ केवल 9,000 मनोचिकित्सक हैं। आर्थिक प्रत्येक 1 लाख लोगों के लिए मात्र 1 मनोचिकित्सक है, जबकि WHO के मापदंडों के अनुसार प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 3 मनोचिकित्सक होना चाहिए। पीड़ितों की मदद करने की बजाय सामुदायिक सहायता संरक्षण प्रदान की जाए, ताकि वे ऐसी समस्याओं से अकेले न जुझे। जैसा मेरा मानना है कि कुछ चिकित्सक फिजिकली लेवल पर वर्क करने लगते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन फिजिकली और साइकोलॉजिकल को साथ रखकर वर्क होना चाहिए। ये समस्या काफी स्टूडेंट में देखी जा रही है, जो कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ज्यादा है ये मामला कि वो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब मैं कोटा में था तो कोटा में इस तरह का मामला 2 से 3 मंथ जब भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, उससे पहले लगातार देखा जा रहा था। तो 2016 या 17 के आसपास जिला कलेक्टर कोटा ने इस पे एक फन डे सभी इंस्टीट्यूट को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 1 डे एक फन डे के रूप में मनाएं और बच्चे के साथ इंटरटेनमेंट की कुछ व्यवस्था की जाए। इस तरह का जो स्टूडेंट के सामने जो मामला लगातार रहा है, कृपया स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने आप एक जगह से होने से इस तरह अपने इसको मत खोया करें। धन्यवाद सभी श्रोताओं को। और एक मुस्कुराहट के साथ, एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आज हम अपना ये वक्तव्य स्टार्ट करेंगे। और जैसे हमने बात की अभी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने बहुत अच्छे अपने मन के, जितने उनकी मन की फीलिंग्स थी, जितने एक्सप्रेशंस थे, उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में शेयर किया। और बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच को देने वाले इश्तियाक जौहर जी का, और ये पूरा साझा संवाद जो पूरा एक फैमिली है, उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। और ये सब्जेक्ट बहुत ही दिल के करीब है, और मैं चाहूंगी कि सब बड़े खुले दिल से आज यहाँ बातचीत करेंगे। और जैसा बहुत सुंदर तरीके से संकेत ने बताया और बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने मन की बहुत सारी बात बताई, तो मन में एक बहुत खुशी आती है कि कम से कम आज के यूथ इस मुद्दे को समझते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं और खुल के सामने आने लगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस पर्पल ह्यूज स्टार्ट करने के बाद, उसके पहले बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि अभी आज जो भी बातचीत करेंगे वो स्पीच के फॉर्म में नहीं होगा, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, स्टोरी के फॉर्म में होगा, ताकि इस सेशन से जितने लोग जिसमें यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, कितने वो चेहरे जो मैंने बरसों बाद देखे होंगे, और ऐसा एक इमोशन सा आ रहा मेरे मन में कि एक शुक्रिया इस अनजाने कोविड को भी, जिसने हम सबको फिर से बांधा इस कार्यक्रम के तौर के स्तर पर, और फिजिकली जिनसे नहीं मिल सकते थे उनको भी मिलने का मौका दिया। तो
आसपास के सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बातचीत शुरू करना चाहती हूँ। और वापस मैं एक इस कॉन्टेक्स्ट को, जैसे आप देख रहे होंगे, मुझे खुद अपना न चेहरा नजर आ रहा है, ना मुझे कोई और नजर आ रहा है, क्योंकि शायद कुछ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी आवाज भी सब तक जा रही है और मैं दिख भी रही हूँ सबको, क्योंकि मुझे अपने स्लाइड्स के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मेरे लिए भी जैसे वापस में संकेत ने जो आज बहुत सुंदर बातें लास्ट में बताई और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हम लोगों के लिए, और दीपाली ने और बाकी स्टूडेंट्स ने भी, तो संकेत की बात में था, उसने स्टिग्मा वर्ड का इस्तेमाल किया था। और आप देखेंगे मेरा जो स्लाइड आपके सामने है, आज जो हमने मेंटल वेलनेस की बातचीत करने का आज हमने जो ये प्लान किया, उसका टाइटल ही हमने रखा था फ्रॉम स्टिग्मा टू सॉल्यूशन। कहने का अर्थ ये है कि हमने प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे, हमने चर्चे बहुत की कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। उस सिचुएशन को हमने कई तरीकों से रोक करके, बांध करके भी अपने आप को रखा कि हमने अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं की। तो जैसा बच्चों ने अभी कहा कि मन की अनदेखी की है हमने। मन की अनदेखी हमने क्यों की? क्योंकि मन दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है उसको हमने कभी सीरियसली लिया नहीं या सही तरीके से कभी समझा नहीं। जो भगवान नहीं दिखता उसको भी हम, उसके लिए भी कितने मत मतांतर है। तो ये तो एक छोटा सा मन है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो इस छोटे से मन को आज हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और अभी तक मैंने जितना भी सीखा है, जहां से भी सीखा है, इस आधे घंटे के सत्र में मैं कोशिश करूंगी कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे शेयर करूं। और जो भी यहाँ पे आए हैं वो ये जरूर अपने मन में पक्का करके रखें कि 4 या 5 अच्छी बातें वो यहाँ से जरूर लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने अपना समय निकाला है, अपना समय निकाला है। और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि एक बहुत बधाई के पात्र भी हैं वो सारे जिन्होंने मन की बात, अपने मन की बात समझने की आज बहुत अच्छी पहल की। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस सत्र का, जिसका टाइटल है मेंटल वेलनेस स्टिग्मा टू सॉल्यूशंस। और इस स्लाइड पे एक क्रोनोलॉजी है कि कैसे ये जो सब्जेक्ट है इसको लाइमलाइट में आने में काफी वर्ष लगे थे। तो ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जो 10 अक्टूबर को हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसका उसका इनफैक्ट उसको स्टार्ट ही हुआ था 1992 में। और तभी से अलग अलग मुद्दों पे प्रायोरिटी देते हुए, जैसे आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का एक क्रोनोलॉजिकल थीम है, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आएगा कि कैसे कैसे समय के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया थीम था। और सभी ने, क्योंकि एक तो ये बहुत खुशी की बात है कि किसी को ये समझ में आया और किसी को ये कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पे हम सबको बात करने की जरूरत है। और आप देखिए बाएं तरफ, तो खैर ऐसी बातें हैं कि ये पर्पस क्या है, और सारे बच्चों ने बहुत मदद की मेरी की। अब मैं इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ सकती हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव है इस मेंटल हेल्थ डे के पीछे, और क्या इसको हम अभी तक हमने क्या क्या इस पे काम किए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ स्लाइड में आपको आकर्षित करना इन 2-3 आंकड़ों। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो लिखा है कि करीब 8 लाख जाने जाती हैं हर वर्ष, और उसका कारण होता है आत्महत्या। यानी कि हर 40 सेकंड में हम एक साथी को खो देते हैं। किस लिए? क्योंकि उसने अब जिंदगी से हार मान ली और मौत को जिंदगी से ज्यादा आसान समझा। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं था। और अभी जब हम इस कोविड को हम अभी बहुत डर के माहौल में हम जीते हुए कहते हैं कि इतनी सारी जानें जा रही हैं, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि डेथ बाय सुसाइड भी, इसके आंकड़े भी कोई कम नहीं है। सो ये भी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिसको हम नजरअंदाज अब नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि करीब 1 लाख पॉपुलेशन, ये भी एवरेज आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि ये इक्वली स्प्रेड है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 1 लाख पॉपुलेशन में एवरेज 9 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हमारे पर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर ही है। यानी कि कहीं कहीं ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पे इस मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी वहां पे इंटरवेंशन नहीं हो सका है अभी, क्योंकि ऐसे लोग नहीं है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और आप ये भी ध्यान देंगे कि जो वर्ल्ड हेल्थ बजट होता है उसमें 2017 में
उस बजट का लेस देन 2% बजट वाज फॉर मेंटल हेल्थ। और शायद इसी को, इन आंकड़ों को देखने के बाद ही ये एहसास हुआ होगा, जिसकी वजह से 2020 का जो हमारा, आप देखिएगा जो थीम है, इट इज अबाउट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस टू एवरीवन एवरीवेयर। बिकॉज ये जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इस पर सबका हक है। इट इज राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग लिविंग इन दिस वर्ल्ड। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और इस कॉन्सेप्ट पे अब थोड़ा सा हम अगर बात करते हैं, होलिस्टिक वेलनेस। हमने बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान दिया, और जैसा हम अभी तक बात करते आए हैं कि मन को हमने थोड़ा नजरअंदाज किया अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि to be a happy human, it takes a combination of a healthy body and a healthy mind. तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे सभी, 1 मिनट का, and we will see how it is. तो जो जहां बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, वो क्या करेंगे कि बहुत ही शिथिल तरीके से अपने बॉडी को बहुत शिथिल छोड़ेंगे, बहुत शिथिल, जैसे कि बिल्कुल बेजान है शरीर, और अपना सर अपने दाईं ओर धीरे से ऐसे झुकाएंगे और ऐसा पोस्चर बनाएंगे जैसे कि शरीर बिल्कुल बेजान है। मुझे क्योंकि स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि ये आप एक्सरसाइज करें। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही छोटे समय में। आप सभी एक तरफ अपना सिर झुका करके, अपने शरीर को शिथिल छोड़ करके अपने गर्दन को नीचे झुकाएं, और ऐसी अवस्था में आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है, मोस्टली वो सिचुएशन जो आपको परेशान कर रहा हो, उसके बारे में आप सोचें। थोड़ी देर उसी पोजीशन में बैठ करके अपने लाइफ के उस सिचुएशन के बारे में सोचें जो आपको परेशान कर रही। और अगर सबने कर लिया तो वापस अपनी कुर्सी पर यूं स्ट्रेट बैठेंगे, ऐसे पोस्चर में जैसे स्कूल की टीचर बोला करती थी कि अपना स्पाइन स्ट्रेट रखो और कॉन्फिडेंस की मुद्रा में बैठो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना सिर ऊपर, दाहिनी तरफ सिर ऊपर करके, और उसी सिचुएशन के बारे में सोचना है जो सिर झुका हुआ था तब आपने सोचा था। थोड़ी देर उसको महसूस करिए कैसा लगता है। अगर सबने कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे, और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके शेयर करना चाहेंगे, जिसने भी डिफरेंस महसूस किया हो इस दोनों बॉडी पोस्चर्स में, और प्लीज शेयर करिए कि क्या डिफरेंस महसूस हुआ। हाँ, हेलो मैम। हाँ जी। जैसे मैम जब नीचे किए हुए थे सर को, तो थोड़ा सा मैम उस समय ऐसा डिप्रेसिव लग रहा था, जैसे कि कोई होप नहीं है। और जब मैम ऊपर करके किया तो लगा मैम एक सॉल्यूशन, एक होप आ रहा था अंदर से, मैम पॉजिटिव फीलिंग थोड़ा सा मतलब हल्का आ रहा था। अपना नाम बताइए प्लीज। मैम संकेत। क्लैप फॉर यू बेटा। हाँ, तो इसमें ये हमने, हमारा ये छोटा सा एक कोशिश था आपको ये दिखाने के लिए, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारा माइंड और बॉडी किस तरह से कनेक्टेड होता है। कि जैसे ही हमारी बॉडी को हमने ऐसे शिथिल छोड़ा, सिर नीचे किया, वो पोस्चर है डिप्रेशन का, डिप्रेसिव, होपलेसनेस। और वैसे ही उसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन लेकिन बॉडी पोस्चर जैसा हुआ, माइंड ने उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया। सहमत है सब मेरी बात से कि माइंड ने वैसा ही रिस्पॉन्ड किया। और जैसे ही हमने सेम सिचुएशन को सिर्फ बॉडी पोस्चर इरेक्ट करके सर ऊंचा किया, तो उसी सिचुएशन को, उसमें होप आ गया, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, लगा ना सबको? तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है ये प्रूव करने के लिए कि जैसा हम बॉडी पोस्चर रखते हैं, माइंड वैसे ही सिग्नल्स लेता है, और उसी हिसाब से माइंड में थॉट्स चलते हैं। आगे हम जानेंगे कि माइंड क्या करता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप मन में बस ये अभी आप समझ कर रखिए कि कैसे माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। तो जैसा माइंड करता है, माइंड जिस तरह से जो थॉट्स क्रिएट करता है, बॉडी वैसे ही अपने ऊपर वो एहसास करता है। और जैसे बॉडी का हमारा पोस्चर होता है, जैसे हम रखते हैं, उसी हिसाब से हमारे मन के ऊपर भी असर पड़ता है और वैसे ही थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए, एक गाड़ी है और उसके अंदर एक चालक बैठा है। इसको रिलेट करिए, ये गाड़ी है हमारा शरीर, और उसके अंदर जो चालक बैठा है वो है मेरा मन। अब अगर गाड़ी बिगड़ती है तो चालक कुछ भी नहीं कर सकता, वो परेशान रहता है उसकी मेंटेनेंस में पूरे समय। और उसकी स्पीड कैसी होती है? कम हो जाती है, रुक रुक के चलता है, खर्च बढ़ जाता है, और जो गाड़ी की का जो कैपेसिटी है, उस फुल कैपेसिटी में वो यूज नहीं कर पाता। वैसे ही है हमारा शरीर। और अगर
शरीर ठीक है, गाड़ी ठीक हालत में है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, लेकिन मन हमारा यानी ये ड्राइवर बीमार है, कमजोर है, तो हम कितना भी अच्छी गाड़ी अगर हमारे पास है, अगर मेरा मन कमजोर है, मेरा चालक कमजोर है, तो हम इस गाड़ी का कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि माइंड और बॉडी दोनों इकट्ठे मिलकर के एक हैप्पी ह्यूमन क्रिएट करता है। तो आज से ये हमारा पहला लेसन है कि हम जितना अपने शरीर को ध्यान देते हैं उतना ही अपने मन को ध्यान देंगे, और आगे हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। So this is about when we say holistic wellness या holistic health, we talk about balance between mind and body. जैसा कि आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन से भी और इस गाड़ी और चालक की एग्जांपल से, माइंड और बॉडी का बैलेंस हमें रखना है, और वो बैलेंस हम कैसे रखेंगे वो हम आगे इस सेशन में सुनेंगे। और हमने ये भी बात की कि अब तक हमने बहुत ध्यान दिया अपने फिजिकल वेलनेस पे, हम अच्छा खुराक खाते हैं, बैलेंस डाइट, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम वॉक पे जाते हैं, और हर तरह से इस शरीर को सजाते संवारते भी हैं क्योंकि वो दिखता है सामने, हमने कपड़े कैसे पहने हैं, हमारी शक्ल कैसी लगती है, हमारे हाथ पांव कैसे, लेकिन हमने क्या किया, जैसे बाकी बच्चों ने भी शेयर किया, हमने अपने मन को, अपने मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो आज हम जितने लोग यहाँ पे शामिल हैं वो एक दृढ़ निश्चय करेंगे कि हम अपने मन को उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी अनदेखी नहीं करेंगे, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले हमने छोड़ा हो लेकिन अब से अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना हम अपने शरीर को देते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये इस पे हम एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेंटल हेल्थ क्या है, अगर इस थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बजाय अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि हम इंसान किसी बहुत सारे हमारे आसपास लोग रहते हैं, एनवायरनमेंट है, पशु पक्षी हैं और परिस्थितियां आती हैं, तो इन सबको अपने बाहर का एनवायरनमेंट समझें, यानी कि परिस्थिति, और अपने आप को उसके सेंटर पे अगर हम देखते हैं तो मेरे मन की स्थिति यानी कि मेरी स्थिति परिस्थिति को संभालने में कितनी सक्षम है, मैं कैसे भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, कैसे भी प्रॉब्लम सिचुएशन को मैं कितनी स्थिरता से हैंडल कर सकती हूँ, वो है मेंटल हेल्थ को समझने का एक तरीका। जैसा बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से बताया हमको कि कोई ऐसा थर्मोमीटर या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम मेंटल हेल्थ मेजर कर सकें, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी तक के लिए मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड, कि कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में मैं उसको कितनी अच्छी तरीके से डटकर उसका मुकाबला कर सकूं, और चाहे परिस्थिति कैसी भी आए हम खुश रहें, अपनी दिनचर्या ठीक से निभा सकें, स्ट्रेस आते हुए स्ट्रेस को हैंडल कर सकें, और अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाते चलें समय के साथ। आगे बढ़ते हुए अब हम ये समझेंगे कि अभी के समय में अभी सिचुएशन कैसा है, अभी के समय का सिनारियो क्या है, और इस संदर्भ में मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में क्या बैरियर्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। पहला पॉइंट जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि इट इज इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। बचपन से हमने सुना कि इंसान एक सोशल बीइंग है, सुना है ना हमने कि हम सभी इंसान सोशल बीइंग है, लेकिन क्या हुआ समय के साथ साथ सभी जानते होंगे कि पहले, और इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, हम इसीलिए इसको प्रॉब्लम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि अभी का सिचुएशन कैसा है, क्योंकि समय के साथ बदलाव होता ही है और उस बदलाव को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। तो इसीलिए सिर्फ ये समझने की बात है कि अब जो हम सोशल बीइंग्स हैं, इंसान, वो किस परिस्थिति में अभी हम रहना किस परिस्थिति में हम रहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इंडिया में अगर आप खास कर देखिए, जाने तो थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हो। आवाज जा रही है मेरी? उनको वॉल्यूम बढ़ा के देखिए एक बार। आपको मेरी आवाज जा रही है? आप नहीं, आपकी आवाज आ रही है शायद किसी। अच्छा, तो हम वापस रिज्यूम करें वापस? जी आप अपना बोल दीजिए, आपका आवाज क्लियर है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे खासकर हमारे देश भारत में कि हमारा फैमिली सिस्टम कितना ब्यूटीफुल था, कितना आपस में कितना सपोर्ट था एक दूसरे को, कि अगर कुछ साल पहले भी हम आवाज भी आ रहा था, पता नहीं तो कुछ साल पहले भी अगर हम देखें तो कैसे एक ही परिवार में जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो एक ही परिवार में बच्चे दादा दादी
चाची, बुआ, मौसी, मामा, मामी सबके बीच में रहते हुए जब पलते थे, तो छोटी छोटी बात जो अब हम नहीं रियलाइज करते कि बच्चों को भी किसी के साथ की जरूरत है। धीरे धीरे जब फैमिलीज छोटी होती गई तो कैसे हमारा भी जैसे दायरा छोटा होता गया, और जहाँ पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं या माँ बाप भी बिजी रहते हैं, बच्चों को कोई नहीं मिलता। और कई फैमिली में तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सिंगल चाइल्ड हैं। लेकिन ये आज की रियलिटी है, ये कोई ऐसा कहने की बात नहीं है सही है या गलत है, लेकिन हम बस मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं। और जब अकेलापन आया तो हमने क्या किया, हमने सोशल मीडिया से फ्रेंड्स बनाने शुरू किए। और धीरे धीरे ये जो सोशल मीडिया का इंटरफेस इतना बड़ा एक रियलिटी बन गया हमारी जिंदगी का कि अभी हम साथ भी बैठते हैं, परिवार के साथ भी बैठते हैं, तो आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि 4 लोग की फैमिली में भी 4 मोबाइल के साथ हम बैठे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी या कहीं भी हम जा रहे हैं, नानी से मिलने जा रहे हैं, दादी से मिलने जा रहे हैं, तभी भी आप देखिए सभी फैमिली मेंबर्स के हाथ में मोस्टली मोबाइल फोन होता है। तो आसपास सबके होते हुए भी अचानक हम अकेले हो गए। तो ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही समझने वाली चीज है कि कैसे हमारा शिफ्ट हुआ है, और इसको हम कैसे धीरे धीरे अगर ये प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं। दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जैसे कि अभी जो परिवेश में हम रहते हैं, आप देखिएगा जैसे अभी कोविड जैसे एक नया वायरस जो हमारे बीच में आया, तो हम सबने क्या कहा कि अगर कोई अनजानी चीज है जैसे हम नहीं जानते तो उससे डर होना नॉर्मल है। परिवार में अगर बच्चे बात नहीं सुनते तो माँ बाप का गुस्सा होना नॉर्मल है। अगर बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हैं तो टीचर का चिल्लाना भी नॉर्मल है। तो और ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं कर रहे तो बॉसेस का भी उनके ऊपर रौब जमा करके गुस्सा करना नॉर्मल है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे जो चीजें नॉर्मल, जो अननेचुरल चीजें थी, क्योंकि अगर आप ठंडे मन से आंख बंद करके सोचें तो किसी को भी अपने ऊपर गुस्सा कराना, कड़वी शब्द सुनना किसी को पसंद नहीं है। अगर वो नॉर्मल होता तो हम सबको वो पसंद आती वो बात। तो जो मुझे नहीं पसंद वो किसी और को वो बात कैसे पसंद आ सकती है। तो नॉर्मल, जैसे ही हमने किसी चीज को नॉर्मल कहा तो क्या बन गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज, और अब वो हमारे बिहेवियर और थिंकिंग का हिस्सा बन गया है। ये बहुत बारीकी से समझने की बात है कि हम वो सारी चीजें जो हमें पसंद नहीं आती, जो हमें गलत लगती हैं, अगर कोई हमारे साथ करे तो बहुत बुरा लगता है, जब वह हम खुले आम करते हैं, चिल्लाते हैं बच्चों पे, उन पे गुस्सा करते हैं या अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते, तो हम उस चीज को नॉर्मल जैसे ही बोल देते हैं तो वो हमारा हिस्सा बन जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है इस सोसाइटी में। और तभी क्या होता है, हम उसको अपने ओरिजिनल नेचुरलनेस को भूल जाते हैं कि खुशी हर सिचुएशन में हम क्या खुश रह सकते हैं। बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं तो भी क्या वो नेचुरल नहीं है। अगर बच्चे बात नहीं सुन रहे तो उसमें भी क्या उनका नटखटपना, उनका इनोसेंस नहीं है। अगर हम बेसिक्स को क्वेश्चन करेंगे तो कई एग्जाम्पल्स, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें, आपको लगेगा कि हम नेचुरलनेस से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको नॉर्मल बोला और उसको एक्सेप्ट किया। और उसी कारण आप देखेंगे कि इस नए नॉर्मल को एक्सेप्ट करते करते हमारे मन की अभी क्या स्थिति हो गई है, बिहेवियर पैटर्न लोगों का कैसा होता जा रहा है। और उसी के कारण जो अगला आप पॉइंट देखेंगे कि जो सिम्टम्स है या हेल्थ इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनको पहचानना इतना मुश्किल हो गया है। इट हैज बिकम सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बिकॉज कोई कॉन्ट्रास्ट ही नहीं रह गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी परेशान है तो घर के आसपास के लोग या घर के लोग समझ पाते थे कि कुछ तो इसके अंदर डिफरेंस है बाकी लोगों से। लेकिन इसको हमने जब नॉर्मल बना दिया तो ये जब इस नॉर्मल के बीच में, यानी कि अगर सब परेशान रहना, चिड़चिड़े रहना, स्ट्रेस में रहना, अगर ये सब हमने नॉर्मल कह दिया तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब कोई सचमुच परेशान हो, जब सचमुच ये इंडिकेटर्स या सिम्टम्स आ रहे हो कि कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है। इस बात को बारीकी से समझने की जरूरत है कि कैसे हम छोटे छोटे बातों पे ध्यान देकर और उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आजकल आप सुनेंगे बच्चों के मुंह से कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, ऑर्गेनाइजेशंस में आप कहीं भी जाएं स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सालों पहले जब अगर आप देखिए तो स्ट्रेस और रेजिलियंस, ये 2 टर्म्स फिजिक्स के टर्म्स हुआ करते थे। और हमको अगर वैसे भी होता था कि ठीक है एग्जाम का प्रेशर है तो हम कहते थे टेंशन होता है। स्ट्रेस वर्ड हम सिर्फ फिजिक्स की किताबों में ही हमने पढ़ी थी।
और इसका फॉर्मूला हुआ करता था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू pressure over resilience, if I remember correctly. So stress is equal to pressure over resilience, यानी कि न्यूमरेटर है प्रेशर और डिनोमिनेटर है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी आंतरिक शक्ति। तो जैसे जैसे आप देखेंगे ऊपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर तो बढ़ रहा है माहौल में, और साथ साथ क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर जो रेजिलियंस है वो लगातार कम होता जा रहा है हम सबके अंदर का। द प्रेशर, द टॉलरेंस टू टेक प्रेशर, ये कम होता जा रहा है। और इसीलिए इतनी तेजी से आप देखेंगे कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत उन दोनों के बीच का फर्क बढ़ता जा रहा है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर इन द कॉन्सेप्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम, समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर हमने देखा, जो अब हम स्टिग्मा की बात करते हैं, कि जो फिजिकल इश्यूज हैं, अगर थोड़ा सा गले में खराश भी होता है, थोड़ा बुखार है, तो हम कुछ ना कुछ जरूर उसके लिए घर का ही, अगर हम घरेलू नुस्खे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ना कोई पहल हम जरूर करते हैं कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स दिखते ही वो कैसे ठीक हो जाए, और हम कोशिश करते हैं कि जड़ से ठीक हो जाए। तो बुखार या कुछ इस तरह का कोई तकलीफ, कोई पेन अगर होता है, उस सिम्टम को पकड़ के हम डॉक्टर के पास जाते हैं या घरेलू मदद लेते हैं, घर के बड़ों से पूछते हैं और उसका उपचार करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन मेंटल हेल्थ में हमने क्या किया? मेरा मन जब परेशान होता है तो मेरे अंदर से इंडिकेटर आते हैं कि कोई तकलीफ है। जैसे पेन का मतलब क्या? शरीर में जो पेन होता है उसका साइकोलॉजिकल डिकोडिंग हम कहते हैं कि पेन इज इक्वल टू पे अटेंशन इनवर्ड्स, यानी कि अपने अंदर देखो कहाँ गड़बड़ चल रही है। पेन अपने आप में कोई बीमारी नहीं होता, इंडिकेटर होता है कि आपके शरीर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपके लाइफस्टाइल में कोई जरूर गड़बड़ी है और आपको कहीं करेक्शन करने की जरूरत है। वैसे ही हमारा मन, वो भी इंडिकेटर्स देता है, लेकिन हम इतने बिजी हो गए हैं, उसको हमने इतना नजरअंदाज किया कि हमने उसको धीरे धीरे दबाया, डिनाई किया कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड किया, यानी उसको कारपेट के अंदर, कारपेट के नीचे एक एक इश्यू को, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स से या हम अपने भाई बहनों से शेयर करते हैं कि मुझे कुछ अनईजीनेस है, मुझे थोड़ा सा हमेशा मुझे दुखी क्यों फील होता है, मुझे खुशी की बात में भी मुझे क्यों खुशी नहीं आती, मैं हंस नहीं पा रहा। छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम उसको ऐसे, किसी की गलती नहीं है, किसी का भी दोष नहीं, लेकिन ऐसी आदत है कि इसको हम, जैसे होता है कि कोई गंदे को हम कारपेट के अंदर घुसाते जाते हैं, उसको दबाने की हमारी आदत है, क्योंकि नजरअंदाज करने का भी एक बना माहौल सा बन गया है। और उसके बाद एक ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को अगर बच्चों ने बताया तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि किसी और से कैसे हम कह सकते हैं, किसी से मदद कैसे मांग सकते हैं, मेरे पेरेंटिंग पे कहीं क्वेश्चन मार्क न लगे। बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन इस पे हमको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे और हमारे अपनों की बात है। इसीलिए ये जो स्टिग्मा है, जो सोशल स्टिग्मा है, लोग घबराते हैं, लोग डरते हैं बाहर निकल के आने में, अपने मन की बात किसी से शेयर करने में, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मेरे ऊपर लेबल ना लग जाए कि ये तो इसको तो कोई मेंटल प्रॉब्लम है। साइकियाट्रिस्ट से भी हम डरते आए, क्योंकि वो मन की बीमारी को ठीक करता है, और इसीलिए अभी काउंसलिंग और ये सब के लिए भी बहुत मुश्किल से लोग आते हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि यूथ अभी बहुत अलर्ट है, दे नो दे नीड हेल्प एंड दे कम एंड आस्क फॉर इट। और इसी सब के कारण आप देखिए ऊपर के जितने भी इश्यूज हमने डिस्कस किए, कि हमने डिनाई किया, अवॉइड किया, सोशल स्टिग्मा समझ करके हमने बात किसी से खुल के नहीं बोला, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे, मैंने कोई स्टैटिस्टिक्स यहाँ जानबूझकर नहीं रखा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अलार्मिंग है। हमेशा वो देख करके भी लगता है कि कुछ नेगेटिव फिगर्स देख करके कहीं ऐसा ना कि उसी से मन खराब हो, लेकिन आप जहां भी आंकड़े निकाल के देखेंगे मेंटल हेल्थ कंडीशंस का, आप देखिएगा हमेशा ओवर द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, आपको देखेंगे कि फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो ये ऐसा समय है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम ऐसे समय में रहते हैं कि लोग इसके तरफ अब ध्यान दे रहे हैं। So having discussed the scenario and the barriers to progress, अब हम बात करेंगे कि हम कर क्या सकते, ठीक है? तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, एक तरफ है प्रॉब्लम और दूसरी तरफ है सोल्यूशन। एक तरफ है प्रॉब्लम, जहाँ पे आप देखेंगे हर तरह की मेंटल इलनेस, हाँ, उसके कई नाम भी लिखे होंगे, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसलिए मैं वो नाम नहीं लेके बता रही। लेकिन बीच में देखिए चॉइस है बिटवीन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। एक तरफ प्रॉब्लम है और देखिए टुगेदर वी कैन, बीच में अगर हम मिलजुल कर, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हम मिलजुल करके सॉल्व नहीं कर सकते, ये हम सभी जानते हैं। और दाहिने तरफ है
सॉल्यूशंस, यानी कि सेल्फ केयर, पहले तो अपनी देखभाल, या उससे अगर अगर बियॉन्ड उसके चली गई है तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है हमारे आसपास, हमें पहल करके आगे बढ़ना चाहिए। और आप देखिए नीचे में आप देखेंगे एक तरफ है एक हाथी जिसको हमने प्रॉब्लम का एरो दिया है, यानी कि वो इंडिकेटिव है हमारी खुद की जिंदगी का। तो जब हम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते रहते हैं कि मुझे तो बहुत परेशानी है, ऐसा है वैसा है, मेरी लाइफ में तो बहुत कष्ट है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी तरफ तो कोई देखता नहीं, यानी कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा बन रहे हैं। तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाती है, इस बारी भरकम हाथी की तरह, जिसे मैं धक्का मार रहा हूँ। कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल हो जाती है। इतने बड़े हाथी को आप धक्का मार के आगे नहीं कर सकते, जिंदगी इतना बड़ा बोझ बन जाता है। और वही दाहिने तरफ आप देखेंगे कि जब हमने सोल्यूशन ओरिएंटेशन को अगर हमने चूज किया, तो इस हाथी को, इस जिंदगी के रूपी हाथी को हम कितने शान से उसकी सवारी कर रहे हैं, और मैं मालिक और ये हाथी मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चलने लगती है। तो आप देखिए कि अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाल्व्ड। जब हम अपनी समस्या किसी से शेयर करते हैं तो वो अपने आप में आधी हो जाती है, क्योंकि अब वो समस्या हम दोनों के बीच में साझा हो गई है। इस स्लाइड पे हम ध्यान से इस पे 2 मिनट एक सेकेंड इस पे ध्यान देंगे कि मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ, मैं प्रॉब्लम का हिस्सा हूँ या सोल्यूशन की तरफ मेरी नजर है। ये हम सब के लिए एक सेल्फ चेक है कि अगर मेरे में या मेरे आसपास कोई परेशानी है तो मैं किस तरफ, इस प्रॉब्लम की तरफ हूँ या सोल्यूशन की तरफ हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब ये डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन में भी 2 तरह का सोल्यूशन होता है, एक है प्रिवेंशन और एक होता है करेक्शन। जैसा फिजिकल हेल्थ के लिए भी हमने बात की कि हम क्या क्या करते हैं अपने शरीर को सही रखने के लिए, और करेक्शन करते हैं जब कोई तकलीफ आती है तो हम कैसे उपचार के लिए जाते हैं। वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी आप देखिए एक तरफ है प्रिवेंशन, जिसमें हमने मोस्टली रेजिलियंस और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, और करेक्शन जहां हमने कहा कि अब एक्शन लेने की जरूरत है, और नीचे लिखा है इट इज नेवर लेट। और उसमें आप देखिए मेंटल इलनेस इज लाइक एनी फिजिकल इलनेस, इट इज ओनली अ हेल्थ कंडीशन। इसीलिए इसको अलग समझकर उसको दबाने से अच्छा है कि हम इन दोनों का तालमेल से, प्रिवेंशन और करेक्शन का तालमेल से हम अपनी जिंदगी को आगे खुशी खुशी बढ़ाते रहें। और ये कुछ वार्निंग्स इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं जैसे डायबिटीज, शुगर लेवल्स के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए इक्विपमेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ कंडीशन को नापने के लिए अभी तक कोई ऐसा क्लियर कट इक्विपमेंट नहीं है कि हम बस जाएं, एक सुई चुभ हुई और पता चल गया कि मेरा मेंटल स्टेटस क्या है। आप सब लेकिन स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, हमेशा दुख, सैड फील करना, अपने अंदर लगेगा विड्रॉ हो गए अपने अंदर, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे सुबह की रोशनी भी पसंद नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे अकेलापन अच्छा लगता है मगर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, लगातार वेट मेरा गिर रहा है या बढ़ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे या किसी भी उम्र के लोग, ये मेंटल हेल्थ किसी व्यक्ति विशेष या उम्र विशेष के लोगों के लिए नहीं, सबके ऊपर एक जैसा ही प्रभाव करता है। तो कई लोग हैं जो सहारा लेते हैं ड्रग्स का या अल्कोहल का, सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाते हैं और उस दलदल में फंसते जाते हैं। आप फिर और इंडिकेटर्स है जैसे मूड स्विंग्स या रात में नींद नहीं आना। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ऐसे आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ये सिम्टम्स या वार्निंग सिग्नल्स देखते हैं तो हम इसका करते क्या, तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें हमने बात की 2 तरह की बात है, और वही वापस की प्रिवेंशन और करेक्शन। तो इस पे मैं बस 5, कितना समय हमारे पास, अगर ये फ्लो आप सभी को सही लग रहा है तो मुझे 10 मिनट और लगेगा ये पूरा कंप्लीट करने में, अगर सबकी अनुमति है तो। यस मैम। यस मैम। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं Yes, ma'am, नोइंग करिए। हम ओके, थैंक यू, कि नोइंग आवर माइंड, कि मेरा मन है क्या और वो करता क्या है। इस पे थोड़ी देर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर हमने ये समझ लिया तो बहुत हद तक मेरी जिंदगी की बहुत सारी समस्या इसी से ठीक हो जाती है। तो आप देखिए स्क्रीन जिसको दिख पा रहा है, आप देखेंगे कि मेरा मन करता क्या है। मेरा मन जो छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है मेरे ब्रेन के अंदर, वो सोचता है और इच्छाएं करता है। और आप देखिए यहाँ लिखा है बहुत क्लियरली कि किसी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हर 2 सेकंड पे हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में। और जब हम परेशान होते हैं या गुस्से में होते हैं तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में हम जाने कितने थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं।
क्योंकि उस समय जो स्पीड ऑफ थॉट होता है वो बहुत तीव्र गति से चलता है। तो अगर हम ऐसे इसको आंके कि 16 घंटे अगर हम जगे होते हैं तो तकरीबन औसतन 30,000 थॉट्स एक दिन में एक नॉर्मल इंसान क्रिएट करता है। सो इस वॉल्यूम को आप अपने मन में रखिए, इस आंकड़े को, कि एक दिन में एक नॉर्मल माइंड कितने थॉट्स क्रिएट करता है। और इन थॉट्स को अभी हम 4 तरीके से डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपने लाइफ से इसको जरूर रिलेट करके देखिएगा कि 4 तरीके के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव, और उसके एक्सट्रीम पे है नेगेटिव, और बीच में नेसेसरी थॉट और वेस्ट थॉट। 4 प्रकार के सोच मेरे मन में जो चलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑर्डिनरी या नेसेसरी, और वेस्ट यानी व्यर्थ सोच। पॉजिटिव सोच ऐसा होता है कि जो मेरे लिए अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। तो प्यार भरा सोच, कंपैशन, एम्पैथी, दूसरों के लिए सद्भावना, ये सारा जो सोच होता है हमारे अंदर वो मेरे लिए कल्याणकारी है, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है। इसको हम पॉजिटिव या सकारात्मक सोच बोलते हैं। उसके एक्सट्रीम पे है कुछ ऐसे थॉट्स, गुस्से के, जेलसी, हेट्रेड, जिसको हमने नॉर्मल बोला अब तक। हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, ये सारे जो इमोशंस हैं उसको हमने नॉर्मल बोल के एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं और एक्सट्रीमली डैमेजिंग एनर्जी। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि देखिए इसमें किस किस तरह का एग्जाम्पल दिया है, एंगर, जेलसी, हेट्रेड। तो ऐसा सोच जो मेरे लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो 2 मिनट में आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो मेरा मन है, जहाँ पे थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो मन जो मेरे मस्तिष्क के अंदर होता है, उसके अंदर जब थॉट्स क्रिएट होते हैं तो थॉट्स होता क्या है? थॉट एनर्जी फॉर्म होता है, एनर्जी जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो क्रिएट हम कर रहे हैं अपने मन के अंदर और ट्रैवल कर सकता है कहीं भी। ये तो हमने देखा है ना कि मन को चाहे जहां, अभी यहाँ बैठे बैठे अगर मेरा कजिन इंग्लैंड में रहता है तो मेरा मन वहां तक पहुंच सकता है। अगर मैं किसी के साथ मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में तो मैं उस तक चली जाऊं और मैं सोचूं कि मैं तो वो बात भूलने नहीं वाली, अगली बार मिलेंगे तो जरूर इसको रफा दफा करना ही है, मैं तो कुछ ना कुछ इसका निपटारा करके ही रहूंगी। तो कोई भी तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं हम अपने मन के अंदर और वो ट्रैवल कर सकता है कहीं भी, किसी भी दिशा में, क्योंकि वो एनर्जी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि थॉट हमने क्रिएट किया। तो पॉजिटिव थॉट और उसका उल्टा नेगेटिव थॉट्स। और फिर होते हैं कुछ आवश्यक सोच जो दिनचर्या के लिए, कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज के लिए हम करते हैं। और फिर होते हैं कुछ वेस्ट थॉट्स, यानी कि उनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है लेकिन हमारी एनर्जी खाता है। जैसे हम किसी के बारे में कुछ धारणा बना लेते हैं, किसी के घर जाते हैं तो सोचते हैं इसका घर कितना गंदा है, इसकी दीवारें ऐसे रंग की क्यों है। तो इस तरह की सोच जिसके कुछ बिगड़ता नहीं है लेकिन मेरी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो दाहिने तरफ आप देखिए कि थिंकिंग पैटर्न इरेशनल, तो आप उस थिंकिंग से मेरे फीलिंग, बिहेवियर और परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए नेगेटिव थॉट्स जितने होते हैं या अननेसेसरी वेस्टफुल थॉट्स, उसमें आता है इरेशनल, नेगेटिव और अनरीजनेबल थॉट्स, यानी कि नकारात्मक यूजुअली, और ऐसे जिसका कोई मतलब ना हो, माने मतलब ना हो, ऐसे सोच उनका कैसे हमारी फीलिंग्स पे। तो सबसे पहले हमारी फीलिंग्स प्रभावित होती है, हमें अनईजीनेस आता है, हमें पैनिक आता है, डर लगता है, हम घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने थॉट्स वैसे क्रिएट किए। तो मेरी फीलिंग्स किसने, कहाँ से आई? मेरे थॉट्स से। और थॉट्स किसने क्रिएट किए? मैंने खुद ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो भी हमारे लाइफ में होता है, मेरी फीलिंग्स, मेरा बिहेवियर और मेरा परफॉर्मेंस, ये सब मेरे ही खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है। तो इसमें मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब हमारे बच्चे, जैसे अगर हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के समय, जब बच्चा बहुत मस्ती से पढ़ाई कर रहा है और टेंशन नहीं हो रहा है, तो हम माँ बाप क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं करता। और हम जाने अनजाने हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रेरित कर रहे हैं टेंशन क्रिएट करने के लिए। हम चाहते क्या है? बच्चा पढ़ाई में परफॉर्म अच्छा करे, लेकिन हम एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रहे हैं? टेंशन की। और जब बच्चा अगर पढ़ने बैठा और उसके एग्जाम्स हैं और हमें लगता है कि बच्चा पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं प्रिपेयर्ड है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट की तरफ के रूप में। हम उसके लिए एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, डाउट का, फियर का, पैनिक का। और हम सोच रहे हैं कि हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए ये प्रूव्ड फैक्ट है कि जो हम बात बोलते हैं
वो साउंड एनर्जी है। साउंड कितनी दूर तक जाता है, जब तक कि वो फेड नहीं कर जाता है साउंड बिना माध्यम के आगे तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो थॉट्स हैं वो एनर्जी है, और इस एनर्जी को बिना माध्यम के भी वो कहीं पहुंच सकती है, क्योंकि मेरा मन आपने टेस्ट किया है कि हम जहाँ जिसके लिए थॉट क्रिएट करते हैं हम वहां तक पहुंच जाते हैं। और कभी ये ना सोचे कि हमने थॉट क्रिएट किया तो बस यहीं रह गया। हमने जहाँ थॉट क्रिएट किया यानी कि मेरे मन के अंदर, तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि जहाँ पे आग लगती है, जैसे चूल्हा जहाँ पे आंच लगता है, सबसे ज्यादा फ्लेम या सबसे ज्यादा गर्मी वहीं महसूस होती है। तो जब हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं किसी के लिए, जेलसी का, गुस्से का, और भले हमने किसी से कुछ बोला नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, हमने एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर ली, और अनजाने में सबसे ज्यादा डैमेज किसको किया? खुद को किया। और उसके बाद अगर मीडियम को इस्तेमाल हो रहा है तो वो पूरा मीडियम जो वातावरण है वो भी उस नेगेटिव थॉट से दूषित हो जाता है, और जिसके लिए हमने वो एंगर का थॉट क्रिएट किया था उसके ऑरा को भी वो प्रभावित करता है। तो अनजाने में हम कितना बड़ा हमारा सोच जो एनर्जी है वो मुझ पे और जिसके लिए किया और इस पूरे वातावरण में। इसलिए आप देखिएगा कि घर में अगर गुस्से का माहौल है तो उस गुस्से में, उस माहौल में कोई बहुत खुश नहीं रह पाता, और इस चीज का प्रभाव सब पे पड़ता है। या अगर हमने गुस्सा नहीं भी दिखाया लेकिन अंदर अंदर हम घुट रहे हैं किसी गुस्से से, उसका प्रभाव भी चेहरे पे दिखता है, मेरे इमोशंस में दिखता है, और आप देखिए यहाँ पे हमारे परफॉर्मेंस और बिहेवियर और परफॉर्मेंस पे भी दिखता है। तो नीचे दो लाल रंग से जो दो सेंटेंसेस लिखे हैं कि अगर आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये साइकिल जो दिख रहा है थिंकिंग पैटर्न का, तो आपने अगर थॉट पे अगर चेक कर लिया, जड़ पे आपने चेक कर लिया, तो वो साइकिल ब्रेक हो जाता है। गुस्सा आने के पहले हमने सोचा या गुस्सा आते ही हमने उस पर कंट्रोल कर लिया, तो मेरा परफॉर्मेंस पे आप देखिए पूरा जो साइकिल है इस तरह से वो वहीं के वहीं रुक गया। यानी कि मैंने अपने डैमेज को भी कंट्रोल किया, अपने एनवायरनमेंट को भी डैमेज होने से कंट्रोल किया, और अपने आसपास या जिनके लिए हम ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उन सबको बचा लिया। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स डिटरमिन कि हम खुश कितना रहेंगे, हमारी खुशी या हमारा एनर्जी लेवल पॉजिटिव कितना रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैंने इस पे इसलिए थोड़ा इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया क्योंकि दिन भर में हर इंसान, कहते हैं सोने के समय भी ऐसा नहीं होता कि थॉट्स नहीं चलते, लेकिन कम चलते हैं, लेकिन दिन भर में जब तक हम जगे होते हैं तब तक हमारे थॉट्स कितने चलते हैं। तो अगर आप 1 मिनट के लिए, अगर आप थोड़ा सा रुक करके और चेक करें कि हम दिन भर में कितने और कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, अगर आप अपनी चेकिंग करें तो हम सभी पाएंगे कि सबसे ज्यादा अभी के माहौल में हम नेगेटिव या बेस थॉट्स क्रिएट करते हैं। डर का माहौल है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किसके अंदर ये बीमारी आई होगी। तो अपने आप में अगर आप सोचें कि ये डर, अगर ये बीमारी फैली है तो डर अपने आप में क्या, उसको अगर हम डरेंगे तो क्या वो बीमारी मेरे पास नहीं आएगी, या उस बीमारी से मेरा उपचार हो जाएगा? सो दिस इमोशन इटसेल्फ, वेदर इज इट हेल्पफुल फॉर मी, अगर हम कॉन्शियसली रुक करके अगर ये चेक करेंगे तो हम पाएंगे सभी कि ये किसी तरह से हमारी मदद नहीं कर रही। और जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि कोई भी अगर ऐसा चीज है शरीर के अंदर, तभी वो हमें हार्म कर सकता है जब हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो हम अच्छा खान पान से अपने शरीर की इम्यूनिटी ठीक करते हैं, लेकिन मन की इम्यूनिटी हम कैसे ठीक करेंगे? तो मन का खुराक है ये थॉट्स। हम अगर अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे, अगर हम चेक करेंगे, और जैसे ही हमने चेक किया और उसको चेंज कर दिया पॉजिटिव की ओर, हमने डायरेक्शन चेंज किया, और फिर क्या हो गया, हमारे मन का खुराक न्यूट्रिटिव हो गया, न्यूट्रिशियस हो गया। इतना सिंपल है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ इस चीज को बहुत ध्यान से देखें कि कैसे आप 1 सेकंड के लिए बीच बीच में रुक के देखिए, अगर आपको अनईजीनेस लग रहा है, कोई डर है, कोई तकलीफ है, तो कैसे हम चेक करें और वैसे उसको चेंज करें फ्रॉम नेगेटिव और वेस्ट टू पॉजिटिव या नेसेसरी। ये इतना आपको लगेगा कि मुश्किल हो सकता है कि हमारी आदत पड़ी हुई है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए इससे बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप देखिए हमने जो अभी बात की कि जो थॉट है वो एनर्जी है, और जहां क्रिएट होती है और उसके आसपास में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वाइब्रेशंस के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह। और इसी से आप देखिए क्योंकि हमने थॉट्स पे चेक नहीं रखा, तो हमारा अनजाने में ही अपनी जिंदगी को हमने कितना एम्प्टी बनाया, कि हम लॉस्ट हो गए, अपने मन को
खाली करके रखा या उसके अंदर हमने बहुत डैमेजिंग थॉट्स क्रिएट किए, आसपास की एनर्जी भी खराब कर दी, आसपास जो सुंदर चीजें उसको भी हम अप्रिशिएट करना भूल गए। और इसीलिए कहते हैं कि अगर हमने नजरिया बदल दिया तो आसपास के नजारे बदल जाते हैं। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अगर हम इस चीज को मान लें कि हमारा अगर दृष्टिकोण बदल जाता है लाइफ की तरफ और अपने तरफ, तो आसपास का सब कुछ चेंज होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे कि खुद अपने आप में सिर्फ अपने थॉट्स का करेक्शन करके, इस पे थेरेपीज भी बहुत सारी होती है, लेकिन सिर्फ थॉट का करेक्शन करके कैसे जिंदगी बदल जाती है, और मेरे बदलते ही सब कुछ आसपास बदल जाता है। और इसमें बहुत हद तक आपको मेडिटेशन या पॉजिटिव थिंकिंग या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी के, या कुछ ऐसे लाइफस्टाइल में नई नई चीजों को ऐड करने से कि हमारे इसमें हमको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। आई विल स्किप दिस स्लाइड बिकॉज ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। कुछ मेंटल हेल्थ टिप्स हैं कि कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। एंड देन आई विल गो बैक टू टाइम। तो ये जो नेक्स्ट है, इसमें हमने बात की कि चेंजिंग द नॉर्मल, और जब हम नॉर्मल डिस्कस करे थे तभी हमने ये इसका भी ये डिस्कस कर लिया था कि कैसे हमने जिसको नॉर्मल बोला और एक्सेप्ट किया उसको अब हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एक शब्द हम जो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो आते हैं, जैसे कि कहते हैं कि जितनी भी शिकायतें हैं लाइफ में, हमें अपनी लाइफ से और अपने आसपास के लोगों से शिकायतें बहुत होती हैं, लेकिन अभी जो हमने बात की थॉट्स क्रिएट करने की और उसको चेक करके चेंज करने की, तो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि जो शिकायतें हैं, हम अपनी जिंदगी की शिकायतों को शुक्रिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, कष्टों को कोशिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दुखों को दुआओं में तब्दील कर सकते हैं। एंड आप देखिए, मैंने कोशिश किया ये कि सेम पहला अक्षर लेकर के सिर्फ उसका नेगेटिव से कैसे उसको हम पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। तो परेशानी को हम प्राप्तियों में, कि हमारी लाइफ में क्या परेशानी है उसको अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में फिर भी अच्छा क्या है, तो हमने जब परेशानियों को प्राप्तियों में बदला तो कैसे हर एक समस्या समाधान स्वरूप बन गया। तो इसको कहते हैं चेंजिंग द नॉर्मल। जिसको हमने अभी तक नॉर्मल बोला उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ बातें हैं सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे अगर परिस्थिति ऐसी आती है, या नहीं सॉरी, ये प्रिवेंशन के लिए है कि कैसे हम अपने आप को, अपने मन को ठीक रख सकते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि सेल्फ चेक करना, कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि हम कैसे अपने को इनवर्ड चेकिंग करते हैं अपने साथ समय बिता करके, और ये एक बहुत सारा तरीका है। वी कैन डिस्कस दैट व्हेन वी हैव टाइम। एक सुंदर, एक पॉजिटिव दिनचर्या बनाना, नेचर के बीच में जाकर के अपना समय व्यतीत करना। तो जो बेसिक्स है हमारा, जो फंडामेंटल्स है, उस रूट में वापस जाना बहुत जरूरी है। और इसमें एक बात आती है माइंडफुलनेस की, यानी कि जहां हम जी रहे होते हैं, जैसे अगर हम पार्क में गए हैं तो क्या होता है, हमारे मन में भले हम वॉक के लिए निकले, लेकिन दिन भर जो ऑफिस में होने वाला या घर में होने वाला वो सब हमारे मन में चलता रहता है। तो कोशिश ये करें कि जहां हम हैं उस प्रेजेंट मोमेंट में हम कैसे जी सकते हैं। यानी कि अगर हम घास पे चल रहे हैं तो घास को हम फील करें, आसपास चिड़िया कैसे बोल रही है, कैसी हवा में किस तरह की खुशबू है, कैसी ठंडक है। अगर आसपास की चीजों पे अगर उस तरफ ध्यान दें तो हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं। तो हमारा थॉट ऑटोमेटिकली जब प्रेजेंट में आता है तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी उलझनें अपने आप खत्म हो जाती है। और ये भी कहते हैं हमने एक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्लाई नॉलेज टू लाइफ। यानी कि आप किसी से भी मिलेंगे, या आज भी हम जो बातें कर रहे हैं आपको लग रहा हो कि ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन डिफरेंस क्या है अगर आप देखेंगे कि जानते तो सब है, लेकिन उस नॉलेज को जब हम लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं तभी बदलाव आता है। कि अगर हम चाहें कि जो मेरा पुराना रेसिपी है उसी से मुझे रोज नया टेस्ट मिले मेरे सेम पकवान का, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए हमें रेसिपी या उसके इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना पड़ता है। इसलिए जब हम कुछ भी नया नॉलेज अगर हमको मिलता है तो उसको जब तक हम अपनी लाइफ में लागू नहीं करते तो हमको उसका रिजल्ट मिलना शुरू नहीं होता। और फिर हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिल्डिंग रेजिलियंस, इस पे बात करके बस 5 मिनट में आई विल क्लोज दिस डिस्कशन। और एक छोटी सी स्टोरी है जो कि सभी को बहुत हेल्प करेगी, हो सकता है बहुत लोग इसको जानते भी हों। इनर रेजिलियंस जो हमने बात की अपने अंदर की आंतरिक शक्ति की, उसमें हम एक कहानी सुनते हैं, और ये कहानी है आलू, अंडे और कॉफी की।
तो एक छोटी बच्ची होती है, छोटी नहीं मतलब वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जो अपने फादर के पास आके कहती है कि पापा जिंदगी की परेशानियां तो बस खत्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं एक से उबरी नहीं कि मैं दूसरे में फंस जाती हूँ, ये बहुत बोझ लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, मुझे नहीं लगता मैं इसको और सस्टेन कर पाऊंगी। तो उसके फादर उसको किचन में लेके गए और आंच पे उन्होंने 3 पतीले रखे, उसमें पानी रखा और जब पानी उबलने लगा तो उसमें एक में आलू, एक में अंडे और एक में कॉफी पाउडर डाला। और उसके बाद जब ये उबल गया तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अब इनको छू के देखो। तो आलू सॉफ्ट हो गया था, अंडा सख्त हो गया था और कॉफी बीन्स बहुत ही सुंदर कॉफी में तब्दील हो गई थी, कॉफी पाउडर। तो उसमें लड़की को कुछ समझ नहीं आया तो पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे एक सिचुएशन जो बॉइलिंग वाटर है वो सब तीनों के लिए बराबर था, या लेकिन उसमें तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। आलू जो पहले सख्त था वो डिफिकल्ट सिचुएशन आते ही, जैसे पानी को उन्होंने कहा कि बॉइलिंग वाटर अगर हमारी जिंदगी का डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसके आते उसमें पड़ते ही आलू कैसे सॉफ्ट हो गया, कमजोर पड़ गया और टूटने के लायक हो गया जो सख्त था पहले। और अंडे ने क्या किया, अंडा जो पहले नाजुक था उसने क्या किया, एक शील्ड तैयार करी और कड़ा बन गया, मतलब उसने ऐसी सख्ती का रुख इख्तियार किया कि अब उसके अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत आइडियल सिचुएशन है। लेकिन कॉफी में क्या हुआ, कॉफी अपने जो भी उसकी प्रॉपर्टीज था वो गर्म पानी के साथ मिलकर के बहुत ही रिच, खुशबूदार और बहुत ही एनरिचिंग कॉफी में तब्दील हो गई। यानी कि सिचुएशन तीनों में एक समान, लेकिन कैसे हमने अपनी क्वालिटीज उसमें हमने क्या चूज किया उस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें इसलिए हम कहते हैं कि विच वन आर यू। पहले तो अपने को चेक करेंगे कि हम क्या हैं, हम किसकी तरह हैं, इस आलू की तरह, अंडे की तरह या कॉफी बीन्स की तरह। यानी कि ये कॉफी बीन उसने अपनी क्वालिटी को पानी के उबलते पानी की क्वालिटी के साथ मिक्स करके कितना सुंदर नया रूप बना लिया, उसको न्यूनेस दे दिया। यानी कि किसी भी डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटी में हमारे अंदर वो अगर क्षमता है, उस कैपेबिलिटी को अगर हम याद रखते हैं जो हम सबके अंदर है, तो कैसे एक ब्यूटीफुल स्टोरी बन सकती है हर बार। और इसीलिए व्हाट डू वी चूज। सो ये हम सभी के लिए एक लेसन है इस सेशन से कि हर एक ऐसी जब विषम परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं। और इसी के साथ मैं वापस इस स्लाइड पे जाती हूँ और उसके बाद हम थोड़ा सा बस करेक्शन की बात करेंगे कि अब हम कह रहे हैं कि ओन अप, जब अगर ये सब कुछ अगर करने के बावजूद भी अगर परेशानी रहती है, तभी भी तकलीफ अगर है, यानी कि हमने कुछ भी प्रिवेंशन किया तो भी अगर फिर भी परेशानी है, वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और मुझे अगर जरूरत है तो मुझे सबसे पहले खुल के बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर परेशानी है तो परेशानी के साथ जीना कोई जिंदगी नहीं है। इसीलिए खुल के बात करें, आसपास जहां भी मदद हो, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन हम वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग एंड वी शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन बिकॉज इट इज नेवर लेट। ठीक है, सो वी आर सेइंग कि चाहे सिचुएशन जैसा भी हो हम ब्लेम नहीं करेंगे और हम पहल करेंगे अपने लिए और अपने अपनों के लिए, क्योंकि इट इज नेवर लेट। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी फ्रेंड प्रिया, जो मेरी बहुत ही इस पूरे जर्नी में इसने मेरा बहुत साथ दिया और इस आखिरी स्लाइड में ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुने कि the story that she has to say. Thank you. थैंक यू ज्योति। और सबको नमस्ते। चूंकि समय बहुत हो चुका है, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन बस आज इस मंच के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी अपनी छोटी बहन पूजा वर्धन के बारे में। ये एक तरह से उसके लिए श्रद्धांजलि भी होगी। इनको हमने खो दिया था 2017 में when she was just 40 years old। और जितनी बातें ज्योति ने अपने टॉक में बताई उसको मैंने जिया है अपनी जिंदगी में, और हर एक चीज से मैं आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। तो मेरी बहन के जो एक्सपीरियंस है मैं आज सामने आके इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग
इसको रिपीट ना करें। जो गलतियां या जो अज्ञानता मेरी फैमिली में थी, मैं इसको गलती भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हम लोग सब इस चीज को ओवरकम करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो सबसे पहली बात तो हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। जो मेरी बहन के बिहेवियर में छोटी छोटी चेंजेस हुई, जो ज्योति ने भी बताया कि कांटेक्ट लूज करना, बात नहीं करना, अपने आप को कट ऑफ कर देना, इस तरह का बिहेवियरल चेंजेस जब आने लगा तो परिवार में सबने सोचा कि ये पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर है, हम लोग को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, उसकी शादीशुदा जिंदगी है। तो हमने बहुत देर कर दी, और जब तक हमें लगा कि नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और जब हमने उसको लेके गए उसको हॉस्पिटल में, तो उसको एक्यूट सिजोफ्रेनिया डिटेक्ट हुआ था। और डॉक्टर ने वो प्रेस्क्रिप्शन आज भी मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि शी विल हैव टेंडेंसीज ऑफ सुइसाइड और उसको एडमिट करना चाहिए हॉस्पिटल में। और शायद मेरी जिंदगी में मैं यही एक रिग्रेट करती हूँ कि उस समय हम लोग भी स्टिग्मा से डर गए थे, हमने उसको एडमिट नहीं कराया। हमें पूरा विश्वास था कि हम अपने घर में, अपने परिवार में उसको रख के उसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम उसको एडमिट करेंगे तो समाज क्या बोलेगा, उसके ऑफिस में वो जॉब करती है, उसके ऑफिस में उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उसका करियर खराब हो जाएगा। ये सब बातों को हम लोग स्टिग्मा से ग्रसित होके, इतने पढ़े लिखे परिवार में भी हम लोग ऐसी सोच रख के हम लोग पीछे हट गए उस समय। और इस बात पर हम लोग सोचे कि इसको, ये तो एक छोटी सी बीमारी है, दवा देंगे, घर में रखेंगे, ठीक हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बिहेवियर में बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आती गई। साथ साथ हम लोग उसको घर पर ठीक से हैंडल भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में इतना चेंजेस आता है कि हम लोग भी पेशेंट्स लूज करने लगते हैं, और शायद नहीं समझ पाते कि वो उसका बिहेवियर नहीं है, वो उसकी बीमारी के कारण है, उसकी सिजोफ्रेनिया के कारण है। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो यही 3 गलतियां थी हमारे, गलतियां या अज्ञानतावश जो हमने किया। लेट डिटेक्शन, स्टिग्मा के कारण उसको एडमिट नहीं कराना, और शायद हमें हैंडल करने में और अच्छे से करना चाहिए था। और इसका रिजल्ट यही हुआ कि 2017 में 11 अप्रैल को, जब हमने बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं की थी, मेरी बहन ने उस बीमारी के कारण अपनी जान खो दी। शी ended her life as a victim of schizophrenia। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप मदद करें अपनी भी और सबको भी। आज हमारे समाज में बहुत हेल्प है। आप ज्योति जी से मिले, ये काउंसलर है। आप अपने आसपास जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे तो प्लीज मदद मांगिए, दूसरों की मदद करिए। जब आप मदद मांगेंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेंटल इलनेस इज जस्ट एन इलनेस, इट इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। So please don't give in to stigma. Please come out and talk about it. Please get yourself treated, and please get your families treated for this illness, so that we don't have more Pooja Vardhans in this world. Thank you. Priya ji, need a smile from you. Because it doesn't look good when you cry, okay? Never seen you like this. और साथ ही मैं बताना चाहूंगी बहुत ही गर्व के साथ कि पूजा की बेटी राजश्री वर्धन, जो हमेशा से मेरी बेटी रही है, वो इस मीटिंग में भी है। मुझे बहुत बहुत गर्व है कि पूजा मुझे उसको देके गई, वो मेरी बेटी है आज, और उसने इस ट्रॉमा से सबसे ज्यादा उस पर अफेक्ट हुआ, और उसने जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, जिस तरीके से उसने अपनी जिंदगी को फेस किया है, मुझे बहुत बहुत गर्व है। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा, हर यूथ
उससे सीखे। और मैं चाहूंगी कि किसी दिन राजश्री भी अपनी विक्ट्री, जो ये जर्नी है उसका, वो एक्चुअली उसके लिए बहुत बड़ी जीत है, और उस जीत की कहानी किसी दिन राजश्री भी हम सबको सुनाएगी कि उसने कैसे इस ट्रॉमा को ओवरकम किया, हर स्टेप पे वो जीती। और मुझे बहुत बहुत खुशी है राजश्री, वी ऑल लव यू, वी आर विथ यू, and we will create a very good world out of कुर्सी पे बैठा amongst दो, all ये this. करवट बदल दो। Thank you. Okay, so thank you very much. Okay, Priya did get emotional, but she's a very strong person and she knows कि कैसे, and she has also come forward to help a lot of people. उसके कि जैसे भी उसके संपर्क में कोई आता है, वो कैसे इस जो उसका एक्सपीरियंस है उससे वो सीख कर कैसे वो आगे बढ़ती है और कैसे और लोगों को भी हेल्प के लिए लेकर आती है, और खुद भी वो हीलर है एंड शी इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। सो इसीलिए आखिरी में, ऑल्दो इट वाज सैड टोन, बट इसमें बहुत खुशी की बात है कि कैसे एक नया टोन सेट हो रहा है इस समाज में, कि हम स्टिग्मा से कैसे ओवरकम करके सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जितने पेशेंटली सभी ने सुना उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जरूर, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ आपको इस सेशन से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और संपर्क में रहें। अगर कभी भी कुछ जरूरत पड़ती है तो हम सभी यहाँ पे हेल्प के लिए हाजिर हैं। अपने मन की बात साझा करें, छुपाएं नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी सीख दी एग्जाम्पल के थ्रू। थैंक्स अलॉट। इसके बाद और कुछ स्टूडेंट हैं जो अपनी राय रखना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। सभी का शुक्रिया जिन्होंने इतने कीमती वक्त हम लोगों के लिए दिया। बहुत अच्छा लगा ये सेशन देख के, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज दीदी एक एक्सपीरियंस मेरा रहा था कि अभी जब दीदी जब बता रही थी वो एक्सपीरियंस के बारे में, अपने बारे में, तो एक चीज फीलिंग आई दीदी की कि हम लोग उस चीज को अभी क्यों नहीं देख पा रहे थे, दीदी को रोते हुए क्यों नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हम लोग का वो नेचर नहीं है, क्योंकि हर कोई सिर्फ प्यार का भूखा है। तो हर किसी को प्यार बहुत जरूरी है, तो कोई भी सिचुएशन हो तो जरूर प्यार देना चाहिए, जरूर मदद करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कि अभी हर एक इंसान को बस प्यार चाहिए। तो हम, इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस है मेरा कि जब हम प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है। तो जिंदगी में जो भी हमारे कमी है वो जरूर, उसको जो हम देने लगते हैं वही हमारे वापस आता है। तो प्यार देना तो खैर प्यार सभी को चाहिए, इसलिए जब आपके जिंदगी में प्यार की कमी हो तो प्यार देना शुरू करें, और फिर आप जरूर देखेंगे कि कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, कि आप जो देंगे वो कैसे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न होके आपकी जिंदगी में आता है। तो भानु, आपको बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छी बात कही। जी मैम, थैंक यू मैम। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं खुल के। अभी हम इस प्रोग्राम Good के evening, लगभग एंड में हैं, तो कुछ पूछ सकते हैं वो अपना क्वेश्चन। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ, बोलिए। मैम, myself Vijayakant Tiwari, I have joined this session from the starting. I mean by 7:05 I joined this session. Thank you so much for this wonderful session. जस्ट एक सवाल पूछना था मैम, कि सवाल नहीं मतलब मेरा एक, आप डिमांड समझ सकते हैं बेटा, एक मिनट प्लीज। हाँ जी, बोलिए। जस्ट एक डिमांड जी, कि एक आइडल पेरेंटिंग के बारे में भी मतलब इतना इंफॉर्मेटिव सेशन यदि मतलब कुछ हो पाता है आपके तरफ से, हाँ। तो वुड बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस रादर, बिकॉज विजय ना, आपने बहुत अच्छी बात कही, इनफैक्ट बहुत ही अच्छी बात कही कि पेरेंटिंग की, ये ना बहुत बहुत सारे, हम खुद भी पेरेंट्स हैं तो समझते हैं कि हमने भी कितनी गलतियां की बच्चों को बड़ा करने में, और कई तरीके से जब हम सीखते आए दूसरों के एक्सपीरियंस से, और बहुत सारे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी हम लोगों को सीखने को मिला कि कैसे हम बच्चों के पहलू को समझ करके या अपने आप को उस दृष्टिकोण से न्यूट्रल होकर के जब पेरेंटिंग को सही तरीके से समझते हैं
तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये बहुत अच्छी बात है, अगर फिर मौका मिलता है तो वी कैन टॉक अबाउट पेरेंटिंग स्पेसिफिक। Yes, ma'am. Because maximum of us are in the parenting stage nowadays, 34, 35 years or approaching 40s rather, Yes. having one or two Yes. kids in our life and wanting them to be a good person, moreover to become a big successor, then I want my child to become a good person for society and Yes. for the family, for society, for their parents and for everyone rather. So at least one should not become such a person who is disturbing, who becomes a disturbing element, disturbs the family, disturbs the society rather. So Yes. in that particular aspect, I want my child to grow up. Wonderful, So हाँ this is, विजय, yes I ma'am, really इसके लिए मतलब appreciate। मन में एक लालच थी या जो मतलब क्या ये बहुत अच्छी बात है, आपके तरफ से भगवान करे गाइडलाइन ऐसा मिल लालच सभी पाता। को हो। विजय, भगवान करे ऐसा लालच Thank you सभी so को much हो ma'am. कि जो अच्छे So पेरेंट्स बनने का की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप जो कह रहे हैं छोटे बच्चों के पेरेंट्स, बल्कि आप सही मायने में देखें तो पेरेंटिंग की जरूरत तब हो जाती है जब हम प्लान कर रहे होते हैं पेरेंट्स बनना, ये उस समय। और इनफैक्ट इसीलिए हमारे अंदर ये बहुत, मेरे अंदर भी ये है। अब देखिए कब हो पाता है कि जो पेरेंट्स जब वो जाते हैं तो मेरा एक मन में ऐसे रहता है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी एक टाई अप करके ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करूं कि जो पेरेंट्स जो अभी नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए तभी से अगर हम शुरू कर सकते हैं तो कैसे, क्योंकि बच्चा जब ऊंब में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी उसके मन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसके ब्रेन का और उसके तो उस समय से हम जो इनपुट्स देना शुरू करते हैं, अभिमन्यु उसका एग्जाम्पल है कि उस समय से इनपुट्स कैसे प्रभावित करते हैं। तो इट इज, जैसे हमने एंड किया, इट इज नेवर लेट, इट इज नेवर लेट एंड हेंस वी कैन स्टार्ट व्हेरेवर। और आपका ये डेफिनेटली वी विल ट्राई टू डू अ प्रोग्राम अराउंड दिस विजय। So we will talk to the organizers की कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा मिले हम लोगों को। Thank you very much. Sure ma'am, thank you, thanks a lot ma'am. और एक चीज और पूछना था मैम कि मतलब how can we be in touch with this Purple Use and or rather you, so that we can be getting informations about all the upcoming programs and rather, so मतलब So वही last slide में एक contact number आपसे शेयर किया था, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हैं। This is another number that I have, 9234567662. Ma'am, please repeat it. 9234 9234567662। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। Thank you और Jyoti ma'am, I have noted number. ठीक Thank है। you so much. और जो लोकल लोग हैं जो कभी आके मिलना चाहें तो वो भी अगर हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको अपना यहाँ एड्रेस भी बताएंगे। जी मैम, मैं तो लोकल ही हूँ, बारीडी में ही रहता हूँ, तो मतलब अच्छा, तो धारकी डी में हमारा ऑफिस है, तो आप कभी यू गेट इन टच, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। Okay ma'am, sure ma'am. I work for Tata Steel. I'm working in LD2 ma'am from last 8 years rather. So Okay, yes, this yes. is a small world. Even I have worked for Tata Steel and I was working in LD2 as well. Certainly ma'am, you were the first mentor of our batch rather, who has guided us so well about all the possibilities and coming opportunities to work for in Tata Steel and rather. So I remember the first session which we had as a batch and you as a mentor together, and we still remember, all of us still remember the every aspect which you shown us to how to grow in Tata Steel rather. So that was the first impression is the last impression. So we still respect and everything you as a mentor, great mentor of ours. Even each and every boy from our group still we talk about you, that how approachable you were, and for little problem we used to visit to your room directly, and you were so approachable. So thank you for everything with support we had with you ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Vijay ji. It is very heart-filling to hear all that, huh? Please come in touch, okay? We will take it further. ठीक है? Certainly ma'am. Thank you a lot. कोई राजेश्वरी है, उनका कोई सवाल है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। Yes ma'am, good evening ma'am. हाँ जी। So my name is Shashi Tiwari. शशि, हाँ बताइए। मैम हम लोग मैम पेरेंट्स से अपनी बात कैसे शेयर करें मैम? जैसे होता है ना मैम कि कैसे करें अपनी बात को, मैम कहाँ से क्या बात करें कि ये बात, मैम होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन कि ये बात सही है बताना कि नहीं, ये बात सही है कि बताना, मैम ऐसा थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, पेरेंट्स, एक तो है कि हमें ये बैरियर हमारे मन में आता है
कि पेरेंट्स को हम बताएंगे तो पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे या पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो पहले तो ये बात है कि इस दुनिया में अगर हम सबसे ज्यादा अगर किसी पे ट्रस्ट कर सकते तो वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। अंटिल की कोई बहुत एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हो सकता है कि पेरेंट्स से वाकई किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, लेकिन मोस्ट केसेस में आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का भी हक है अपने बच्चों के परेशानियों को समझने का। और अगर वो शुरू में नहीं भी समझते हैं तो जैसे जैसे आप अपने मैच्योर तरीके से जब आप खुल के बात करते हैं, कई बार हम अजम्पशन पे जीते हैं कि शायद पेरेंट्स ना समझ सकें, लेकिन मोस्टली जब आप खुल के बात करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि पेरेंट्स ठीक है, उनका दृष्टिकोण भले थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हमारे साथ साथ वो भी ऐसा पेरेंट ग्रो करते हैं। तो उनके हाथ से वो मौका मत लीजिए, उनसे वो हक मत लीजिए कि वो आपकी बात को समझें। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आप पेरेंट्स से सचमुच ऐसी कोई बात है जो आपको हिचक है, कोई विशेष बात है, तब आपको किसी और से बात करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति हो जिस पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। वो हम उम्र ना होकर के कोई बड़ा हो तो बेहतर। और फिर अगर आपको लगे तो ऐसे जैसे काउंसलर्स हैं उनसे भी आप संपर्क में आ सकते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक है तो आप अपनी बात, क्योंकि ये पब्लिक फोरम पे तो हम स्पेसिफिक्स नहीं बात कर सकते, तो अलग से आप जरूर बात कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम इसके बाद और एक पार्टिसिपेंट है जो क्वेश्चन कर रही है, तो वो अपना क्वेश्चन करे। ओके ग्रेस कवर से कोई है तो वो क्वेश्चन करे अपना। आस्क योर क्वेश्चन। Hello, am I audible? Yes, your beautiful eye is also visible. Hello. Yes, please. Ma'am, my name is Akansha. Akansha. And I'm a medical student, and Yes. I also work for an NGO, Women Okay. Associated NGO. Yes, ma'am. My name is Akansha. First of all, Jyoti ma'am, सबसे पहले many appreciations and blessings for you. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। Thank you so much, बच्चा। Through my friend, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करवाया था, एंड सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैम। सो मैम, एज यू नो, मतलब हमने भी पढ़ा है कि मेडिकल टर्म्स में ऐसा भी देखा गया है कि डिप्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल, जेनेटिक। सो मैम, जैसा कि आप उस वक्त बताया, वो एक्सरसाइज स्टेशन से हमें पता चला कि माइंड, थॉट्स एंड बॉडी के वेल कॉम्बिनेशन के से नेगेटिव थॉट्स दूर रहेंगे। मतलब अगर हम वो दोनों को कंबाइन करें अच्छे से तो नेगेटिव थॉट से दूर रहते हैं। बट मैम, डिप्रेशन ही तो एक वैसा है। आपके आकांक्षा, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही। आकांक्षा, वी कांट हियर यू प्रॉपर्ली बेटा। ओके मैम, थोड़ा you can you just repeat once? You're talking about depression, right? Okay ma'am. Yes ma'am. हाँ बताइए। Yes ma'am. Ma'am, as we know medically ये proven है कि depression is not only related to environment, मतलब surrounding environment, it is also related to genetic mutations. Yes. So मैम, जैसे कि उस वक्त आपने बताया एक्सरसाइज से कि माइंड, थॉट्स एंड बॉडी के वेलनेस कॉम्बिनेशन से ही मतलब नेगेटिव थॉट से दूर रहते हैं हम लोग। बट मैम, डिप्रेशन ही तो वो रीजन है जिससे माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, नॉर्मली ये सब नहीं हो पाता। एक इंसान जो डिप्रेस्ड है वो नहीं सब कुछ सोच सकता इतना कि मतलब मुझे अपने आप को ठीक करना है। यही तो डिप्रेशन ही तो उसको ये सब चीजों से रोकता है मैम। Yes. एंड मैम, जरूरी नहीं कि हर हैप्पी चेहरा, मतलब जिसके लाइफ में सब कुछ हैप्पी चल रहा है वो भी डिप्रेस ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड मैम, मुझे बस यही जानना है कि प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट ऐसा क्या करते हैं जिससे कि मल्टीपल काउंसलिंग से वो मतलब एक डिप्रेस्ड इंसान को नॉर्मल बना देते हैं। क्या वो एनाल्जेसिक्स या एंटी डिप्रेसेंट्स का हेल्प लेते हैं कि मतलब वो ऐसा क्या है जो अपने खून के रिश्ते उनको वैसे सपोर्ट नहीं कर पाते, जो उनको मेडिकल प्रोफेशनल्स का केयर की जरूरत होती है? बस यही जानना था। अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन आकांक्षा। देखिए, जो अभी हमने ज्यादा जो अभी इस सेशन में, एक तो बहुत लंबा सेशन नहीं था, सो मोस्टली अगर आपने सुना होगा तो ये हमने प्रिवेंशन की बात की थी।
और जब करेक्शन की बात आती है तो उसमें हम बहुत तरह का हेल्प होता है. आई डिड नॉट गेट इनफ अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट दैट, क्योंकि उसमें होता है कि जब आप थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास अलग अलग तरीके होते हैं. एक तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो बताते हैं कि आपके मन की स्थिति कैसी है, और इसमें मेडिकेशन अगर आपको लगता है कि किसी जैसे कि कुछ डेफिशिएंसी है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से अगर डिप्रेशन है, उसमें मेडिसिन का हेल्प लेना पड़ता है. लेकिन अगर वो जेनेटिक नहीं है और वो अक्वायर्ड है तो काउंसलर भी कई तरह की थेरेपीज करके, इनफैक्ट बहुत सारा NLP टेक्निक्स है या हम बहुत सारा इस तरह का, जैसे कि अगर पास्ट से रिलेटेड है तो हिप्नोटिक टेक्निक्स भी होते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पे जाकर के पास्ट की चीजों को हील करना, और बहुत सारे हीलिंग टेक्निक्स होते हैं. तो इसका डिपेंडिंग ऑन कि किसकी कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से उसका थेरेपी डिसाइड होता है. और लगता है कि अगर सिर्फ काउंसलिंग या इस तरह की थेरेपी से, थेरेप्यूटिक्स ट्रीटमेंट से अगर इंसान वो पेशेंट क्लाइंट ठीक हो सकता है तो मेडिकेशन हम नहीं इस्तेमाल करने की सलाह देते. लेकिन अगर कभी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि एक दो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं उनको मेडिकेशन की जरूरत है, तो हम उनसे जरूर कहते हैं कि साइकियाट्रिक हेल्प लें, और कॉम्बिनेशन में हम फिर जो थेरेपीज हम करते हैं या एक फिटनेस रिजीम उनको हम जो सलाह देते हैं एक नए लाइफस्टाइल और रूटीन के साथ, उसमें हम उनकी साथ साथ मदद करते रहते हैं. तो जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए भी जब डॉक्टर कुछ जब कोई मेडिसिन देते हैं उसके साथ साथ हम कई तरह के परहेज और लाइफस्टाइल में कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि सस्टेन हो सके हमारा फिजिकल हेल्थ. उसी तरह से मेंटल हेल्थ को भी हम, चाहे वो कोई भी बीमारी हो माइंड की, उसको हम वैसे ही ट्रीट करते हैं एज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट. और डिप्रेशन का बहुत ऐसा, आई हैव आल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे एक या दो सेशन में भी डिप्रेशन ठीक हो जाता है, और उसमें हम कुछ सस्टेनेबल कुछ इनपुट्स देते हैं तो उसको उसके साथ साथ थोड़े दिन के सपोर्ट के बाद इंसान उससे पूरी तरह से बाहर निकल जाता है. Okay, ma'am. Thank you for Any the more response, ma'am. Most welcome, Akanksha. Any more questions? मैम हाँ जी. इसके बाद और क्वेश्चन कर रही है विभू श्रीवास्तव. उनका क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं अपना विभू जी. क्वेश्चन. हाँ जी, विभू जी आप अपना सवाल पूछिए. Good evening, Jyoti. Good evening, sir. Thanks for this session. I'm so happy to see you around. Thanks, and really good to see you. And I missed out I think the first portion of the entire session, unfortunately. But I actually joined the time. Don't worry, sir. Don't worry, you will get the video. I will share it, the video. Okay. It is from the That's perfect. That's perfect. Okay, thank you. So that was one of my questions, whether it's going to be shared as a recording or not, Jyoti. Okay, sir. And second, are you going to, I'm not too sure, are you planning to do any session for college student or MNCs? Especially why I'm asking this question, sorry, I'll just allow me half a minute. Because in this new normal, बहुत सारे ऐसे situations मेरे organization में नहीं, but when I'm actually talking to few other senior managers in big MNCs, they are finding people are struggling a little bit, right? Struggling a little bit, and it's very important to identify now itself, right? जब हो जाएगा तब पता लगा तो it's like, so how it's more like they are themselves not able to find it out whether it's a problem, but they are really struggling to manage home and professional life in this new normal, be it professionals or students. So any session you people are planning to do it, Jyoti? Sir, as an organization, we do have this offer. In fact, I can share my brochure with you. इसमें we do a lot of preventive modules also. Like जैसे कुछ भी life skills के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप परेशानी में हैं लेकिन आपके ऊपर
काम करना अभी संभव है, यानी वर्केबल। आप खुद से कंट्रोल बिना किसी थेरेपी के आप खुद को कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके कुछ भी नए अवेयरनेस के साथ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं बड़े अच्छे से। तो आई कैन शेयर विथ यू माई ब्रोशर सेपरेटली। वी डू हैव ऑफर्स फॉर कॉर्पोरेट्स, बिकॉज इंसान तो चाहे वो घर में रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे, है तो वही सेम। तो आपको अगर कुछ भी ऐसी अगर लगता है कि वी कैन अप्रोच एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन गो अलॉन्ग विथ माई प्रपोजल and we can organize such sessions for them, specifically customized to their requirement, whenever it is needed for whichever organization, and it can happen definitely on this platform which COVID has offered, so beautifully to us now. कहीं भी बैठे बैठे हम किसी से connect हो सकते हैं, so we are available, sir. Thank you very much. It's so nice. It's a pleasure to have you on this session, in fact. My pleasure, Jyoti. Thanks a lot. Thank you, sir. अभी और क्वेश्चन नहीं है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैम कोई क्वेश्चन? हाँ, तो जो अभी नहीं अभी कर पा रहे सवाल, वो अलग से भी बात कर सकते हैं। Hi Jyoti, this is Preeti here. Hi Preeti. Sorry to join you very late, but I would like to tell you that whatever I talk with you, it's a big relief for me that I can take my pressure a little bit less actually, and I feel very fortunate to have you in my life. Thank you so much. I love you. Thank you so much. I love you too. Over to you, Dipali. Ishtiaq Johar ji, आप कुछ, in fact, we hand over the platform to you now. Has spoken enough today. अब लगता है कि किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस प्रोग्राम को एंड की ओर ले जाएं। बस मुझे ना एक दो शब्द जौहर जी के इसमें, आई एम रियली ग्रेटफुल टू जौहर जी, जिन्होंने please. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज ये ऐसा मौका आपकी वजह से ही मिला है, और इतने लोग जुड़े, इतने अलग अलग कोने से लोग जुड़े, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। स्पेसिफिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया इसके लिए, सो वी कैन think about it. Yes, of course. First of all, I want to thank Dipali that within a very short period of notice, she accepted my request to host this program. Yes. और वो first time कर रही है वो लड़की. Wonderful. She belongs to the तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस जो हम आप भी जान रहे हैं, और जो टीम की एक मेंबर फ्रंट रनर भी हैं, तो हम लोग जो चीज लेके चले हैं अभी स्टूडेंट्स का इस पे काउंसलिंग पे, तो कहीं ना कहीं हम सारे लोगों की जो एक जिम्मेदारी बनती है। और जब हम इस जैसे हम लोगों ने सिविल सर्विसेज की 2 प्रोग्राम हम लोगों ने कराया था, काउंसलिंग प्रोग्राम, और तीसरा जो था अभी मेंटल हेल्थ। रीजन क्या है कि जब हम अगर हमारा मेंटल हेल्थ ही सही नहीं रहेगा, तो हम आगे किसी भी चीज में प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर उसमें ना हमारा ध्यान नहीं लगता। तो मेंटल हेल्थ जो होता है वो बहुत जरूरी है कि हम मतलब अपने आप को कैसे से कोप अप कर सकें। और यही कारण था कि अब अगर जो स्टूडेंट्स खास करके जो सवाल भी आए, और आपने जो प्रेजेंटेशन रखा बहुत ही अच्छा था, और प्रिया जी ने जो एक और संकेत जो कहा, मतलब कोटक में जो कैसे प्रेशर से लड़कों ने सुसाइड किया, और प्रिया जी ने जो अपने बहन के बारे में बोला, वो कहीं ना कहीं हम उस चीज को जो है ना, अगर हम एज अ टीम अगर उस चीज को अगर सोसाइटी के बीच में ले जाएंगे, कहीं ना कहीं हम ना बहुत सारी जो चीज कमियां हैं वो एक दिन में तो नहीं होगी, मगर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस जरूर ला सकते हैं, और उसमें हमको कामयाबी मिले। थैंक्स टू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस प्रोग्राम। और साझा संवाद की ओर से हम लोग हमेशा एक इस मंथ जो है काउंसलिंग प्रोग्राम करते जाएंगे। थैंक्स वंस अगेन टू प्रिया मैडम फॉर अ स्माइल, क्योंकि उनका भी एक मतलब एक ब्रेवनेस है
उन्होंने इतनी मतलब इमोशनल चीज जो और इतनी जो पुरानी याददाश्त आ जाने के बाद अगर उस चीज से ओवरकम कर लेना और उसे अपने फीलिंग्स को रोक लेना, वो बहुत ही धैर्य की बात होती है जो हम लोग से नहीं हो सकेगा। थैंक्स एवरीवन।